तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है बेसिक्स, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था अपनी पहले की क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इस बुक को ही हम लोग फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द क्लास, और ये बुक की कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी और इसको ही हमको फॉलो करना है, तो हम लोग इसके सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो आज हम अपनी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया। इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंट, उसके बाद में आप अकाउंटिंग की मीनिंग को समझेंगे, और उसके बाद में आप मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या मीनिंग होता है वो समझेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया, आज फिर से कर लेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारे 4, 5, 6 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या बता रहे हैं, एवरी पर्सन ट्रांजैक्ट विद अदर पीपल इन डेली रूटीन। मतलब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर देखें तो हम लोग कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं। सुबह से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सुबह में हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले मैं क्या है, नाश्ते के लिए कुछ लाना है, अंडे लाना है, एग, ब्रेड लाना है, ठीक है, कुछ भी कुकीज़ लाना है, नमकीन लाना है, इस टाइप की हम लोग चीज़ें लाते हैं। तो ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी दूसरा पर्सन कौन होता है, एक तो हम लोग होते हैं और दूसरा हमारा वो शॉपकीपर जिससे हम सामान खरीदते हैं और पैसे देते हैं। तो ये आपका एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में रोज़ कोई ना कोई बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को करते रहते हैं, ठीक है। रिसीविंग और गिविंग, कैश परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, कुछ पैसा लेते देते हैं, ठीक है, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। क्या होता है वो, या तो हम सर्विस खरीदेंगे बेचेंगे, या फिर हम गुड्स को खरीदे और बेचेंगे। लैंडिंग और बोरोइंग मनी, पैसा उधार दिया या पैसा उधार लिया किसी से भी। ऑल इंस्टांसेस ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांजैक्शन आर टू मैनी नंबर्स, ये गलत हो गया है, बीच में WW ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शंस आर टू मैनी इन नंबर दैट ए ह्यूमन माइंड नॉट एबल टू रिमेंबर। कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक ह्यूमन माइंड उसको रिमेंबर नहीं कर सकता है। एक आध ट्रांजैक्शन हो 10-20 दिन के लिए चलो कर लेंगे स्टोर अपने दिमाग में, अगर 50-60 दिन के हो रहे हैं और हमें उसको साल भर तक याद रखना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। वही ये कह रहे हैं, and all together reports from them so person has to maintain his books of account। अगर उसको ये सब याद रखना है और रिपोर्ट करना है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर जनरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर सर्टेन पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। वो कह रहे हैं अगर आपको अपना डेटा मेंटेन करेंगे तो आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने बिजनेस की पोजीशन को जान पाएंगे कि आपकी पोजीशन क्या है बिजनेस की, ठीक है। अब आप प्रॉफिट जो निकालोगे वो एक पीरियड का निकालोगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का निकाल लिया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर निकाल लिया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का निकाल लिया। लेकिन जो बिजनेस की पोजीशन निकाली जाती है वो एज ऑन निकाली जाती है एक डेट पे, या तो आप 31 मार्च को निकालोगे, 30 अप्रैल को निकालोगे, 1 अप्रैल को निकालोगे, 1 मई को निकालोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की आपने पूरे पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट कर ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एज ऑन डेट ही बनती है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में क्या करें, बाई बुक कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of every business dealing, the businessman can know
हाउ मच द अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर आप बुक कीपिंग करेंगे, ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जो भी आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन हमेशा ये जान पाएगा कि उसने कितनी सेल की है, कितना सामान बेचा है, कितने रुपए का। वॉट आर इज टोटल एक्सपेंस, आपके खर्चे कितने हुए हैं। इसको सेल करोगे तो खर्चे तो होंगे ना, रेंट पे आप प्रीमाइज शॉप लोगे, गोडाउन लोगे, लड़के लगाओगे, सैलरी लगाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करोगे, बहुत सारे खर्च होते, प्रिंटिंग स्टेशनरी का करोगे, तो टोटल कितना खर्च हुआ है आपका। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, भाई आपने कुछ सामान खरीदा, उस पर कुछ एक्सपेंसेस किए और उसको फिर आपने बेच दिया। अब मान लो आपके 100 रुपए की आपने परचेज करी, 10 रुपए के खर्चे हुए तो 110। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप ये सामान 110 से ज्यादा में बेचोगे, सपोज करो 120, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और हो सकता है किसी कारणवश, आप तो चाहोगे नहीं कम बेचने में, लेकिन किसी कारणवश आपका ये 120 में ही 100 रुपए का ही बिका, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ये सब कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे या कैसे मालूम करोगे, तो ये सब आप लोग अकाउंटिंग की मदद से मालूम करोगे। जब आप अपने बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे तो आप अपना सेल देख लोगे कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितना हुआ और कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, अगर आप कोई अकाउंटिंग नहीं करते तो आपको ये एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं मिल सकती कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आपके बिजनेस से। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 7 लाख फॉर रनिंग ए गारमेंट बिजनेस। एक इंडिविजुअल ने 7 लाख रुपए डाले अपने एक कपड़ों की दुकान के लिए। कब डाले, ऑन जनवरी ही परचेज गुड्स फॉर 3 लाख। अब गुड्स क्या होता है, जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, अब यहाँ पे गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो तो इसके लिए गुड्स क्या होगा, गारमेंट, कपड़े खरीद के लाएगा। मैं अगर एसी बेचने का बिजनेस करता हूँ तो जब मैं एसी खरीद के लाऊंगा तो एसी मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं पेंसिल, रबर कटर, स्टेशनरी बेचने का बिजनेस करता हूँ, जब मैं स्टेशनरी बेचने के लिए खरीद के लाऊंगा तो वो मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करता हूँ, जब मैं मोबाइल फोन खरीद कर लाऊंगा बेचने के लिए तो वो मेरे लिए गुड्स है। गुड्स क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो। ठीक है, तो उसने 3 लाख रुपए के गुड्स खरीदे और सेल कर दिए 3,65,000 रुपए के। भाई जाहिर सी बात है, आप सस्ता तो नहीं बेचोगे, 3 लाख लगा के 2 लाख, 2.5 लाख या 3.25 लाख का बेच दिया, आप ज्यादा का ही बेचोगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में उसने 3 लाख का खरीदा और 3,65,000 रुपए का बेच दिया। उसके बाद में बता रहे उसने शॉप का रेंट भी दिया है 10,000 रुपए। भाई देना पड़ेगा, रखोगे कहाँ, जमीन में थोड़ी बेच दोगे लाके, उसका भी आजकल पैसा लगता है। ठीक है, तो शॉप का रेंट दिया 10,000 रुपए। एंड फाइंड ही स्टिल हैज गुड्स वर्थ 25,000 इन हैंड। जो उसने 3 लाख रुपए का ये सामान खरीदा था उसमें से 25,000 रुपए का गुड्स उसके पास है अभी भी, वो उसने बेचा नहीं है। मतलब उसने सिर्फ 2,75,000 रुपए का सामान बेचा। कितने रुपए में, 3,65,000। भाई अपना प्रॉफिट भी तो लेगा नहीं लेगा, खर्चा भाड़ा लगाएगा नहीं लगाएगा। तो ये कह रहे हैं द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरीज ऑन ए फ्यू ट्रांजेक्शन विद सम इवेंट्स, वी सी दैट द इंडिविजुअल हु रन गारमेंट बिजनेस अर्न ए सरप्लस 80,000। 80,000 रुपए का सरप्लस है उसके पास। ये हमने कैसे निकाला, भाई हमने सेल कितने की करी, 3,65,000 रुपए की। हमारे पास गुड्स कितने रुपए का बचा है मेरे पास, वो भी तो मैं आगे जाके बेचूंगा ना। तो मेरे पास कितना हो गया टोटल, 3,90,000 रुपए। आपने परचेज कितने की करी थी, 3 लाख रुपए की। आपने खर्चा कितना किया, 10,000 रुपए का। तो ये 3 लाख और 10,000 कितने हो गए, ये दोनों 3,10,000। तो 390 में से जब आप 310 घटाओगे तो आपको कितना सरप्लस हुआ, 80,000 रुपए का आपको सरप्लस मिल गया। ये बात क्लियर है। अर्निंग ऑफ सरप्लस 80,000 इज एन इवेंट। आपने जो 80,000 रुपए कमाया वो क्या है, इवेंट है। एंड ऑल्सो द इन्वेंट्री इन हैंड अनदर इवेंट। जो आपके पास ये 25,000 रुपए की इन्वेंट्री बची, ये भी एक इवेंट है। ये दोनों ट्रांजैक्शन नहीं है। वाइल परचेज एंड सेल्स एंड पेमेंट ऑफ शॉप रेंट आर ट्रांजैक्शन। अब देखो, आपको ये 80,000 रुपए प्रॉफिट बच गया, आपको 25,000 रुपए का स्टॉक बच गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
ट्रांजैक्शन क्या, आपने सेल की, किसी बंदे को सेल की, उससे पैसा लिया, गुड्स दिया। आपने परचेज की, किसी बंदे को गुड्स खरीदा, पैसा दिया। आपने शॉप का रेंट दिया, आपने किसी बंदे से उसकी जगह किराए पे ली, वो आपने यूज की और फिर उसका पैसा दिया, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन होती है इवेंट और ट्रांजैक्शन में, अभी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, हर एक ट्रांजेक्शन को सबसे पहले इवेंट होना पड़ता है, या मैं ऐसे कह दूं कि कुछ भी होता हो तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं पैसे का कुछ उसमें लिंकिंग है या नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन बन जाता है। अगर नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। भाई सारे ट्रांजेक्शन इवेंट तो होते हैं, लेकिन सारे इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होते। ट्रांजेक्शन्स आर दोज इवेंट्स विच मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि पैसे में आप एक्सप्रेस कर सकते, पैसे में बता सकते, पैसे में लिख सकते हैं, उसको आप ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन इज यूज टू मीन ए बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, an agreement, while event is used to mean happening as a consequence of transaction, a result। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, आपने कुछ किया उसकी परफॉर्मेंस, या कोई अग्रीमेंट उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन इवेंट क्या होता है, एक कॉन्सिक्वेंस, एक रिजल्ट होता है। जो आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं उसका एक रिजल्ट जो होता है वो, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स दिए हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, 4 लाख रुपए, तो इसमें ट्रांजैक्शन है। भाई पैसे में आप इसको लिख पा रहे हो ना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपए, ये भी ट्रांजैक्शन है। सर पैसा तो होगा नहीं, उधारी है, तो उधारी है लेकिन फ्यूचर में तो पैसा दोगे ना, इसलिए ये ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम, 1,50,000 है, उधारी में है लेकिन फिर वही फ्यूचर में तो पैसा देंगे, तो ट्रांजैक्शन है। रिसीव ए चेक फ्रॉम कस्टमर 1.5 लाख, भाई कस्टमर से पैसा मिला तो ये ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरी 50,000, ट्रांजैक्शन है, पैसा जा रहा है। रेजिग्नेशन ऑफ सेंटर मैनेजर, अब आपके सेंटर मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उससे क्या कुछ पैसे का कुछ हुआ, इसको आप पैसे के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, नहीं तो ये इवेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 10 है, अब फ्री में तो दे दिए लेकिन आप तो खरीद के लाए थे, आपका तो स्टॉक कम हो गया ना। भाई आप अगर 10,000 रुपए का एक पीस लाए तो 10 पीस आपने फ्री में दे दिए, तो आपके परचेज में तो 100 रुपए कम हो गया ना, तो ये आपका ट्रांजैक्शन है। देखिए पैसे में आप लिख सकते हो उसको कि आपने कितने रुपए का फ्री में दिया, 100 रुपए का। अब आप यहाँ पे कैसे बताओगे कितने रुपए का रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन पैसों में थोड़ी तोला जा सकता है। सेंट प्राइस लिस्ट टू द कस्टमर, मैंने अपने कस्टमर को रेट कार्ड भेज दिया, प्राइस लिस्ट भेज दी कि मेरा ये प्रोडक्ट इतने रुपए का, ये प्रोडक्ट इतने रुपए का, ये प्रोडक्ट इतने रुपए का। क्या मैं इसको पैसों में मीजर कर सकता हूँ, पैसों में लिख सकता हूँ इसकी एंट्री को, नहीं। तो ये क्या है, इवेंट है। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा कराया, मैं लिख भी दूंगा कि 10,000 रुपए से बैंक अकाउंट खुलवाया, तो ट्रांजेक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक वर्थ 5,000, अब देखिए कहने को तो हम 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने जो इवेंट करे, सॉरी ट्रांजेक्शन्स करे, कि पहले हमने परचेज करी, फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस करे, फिर हमने कुछ सेल किया, तो इनकी वजह से हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये देखिए क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट है, तो ये इन सारे ट्रांजेक्शन का रिजल्ट यही तो आया, तो इसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट, अब देखिए फिर से मैंने सेल की,
मुझे कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा, मैंने परचेज किया था, मैंने एक्सचेंज किया था, इन सब की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है, ये इन सारे ट्रांजैक्शन का रिजल्ट तो ये है, कॉन्सिक्वेंस तो ये है। तो ये क्या, ये भी इवेंट है। मतलब प्रॉफिट मैंने कहीं से खरीदा थोड़ी है, या प्रॉफिट मैंने किसी को बेचा थोड़ी है, तो ये इवेंट है। ऑन जनवरी 1 सोहन पेड 5000, तो ये क्या ट्रांजैक्शन है, पेमेंट कर रहा है सीधा सीधा। आई होप इतना आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप इसका फोटो ले लो, मैं इसको हटा देता हूँ, और ये आपको दोबारा से करना है। मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ। चलिए यहाँ से फोटो ले लीजिए, एक फोटो में 5 आ जाएंगे ये एक। उसके बाद में 6 से 11 तक ले लीजिए, और एक ये ले। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में दोबारा से कर लेंगे, जिससे कि हम इसको कर पाए। अब बता रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, तो भाई पढ़ लेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद में उसको क्लासीफाई करोगे, फिर उसको समराइज करोगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको लेजर में पोस्ट करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग। उसके बाद में आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ, उसको आप रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर पाओगे, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद में आ जाती है हमारी अकाउंटिंग साइकिल। ये कैसे बनती, बहुत ईजी है। सबसे पहले कोई ना कोई इवेंट होगा, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि वो मनी में मेजर हो पा रहा है या नहीं, तो हम उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन अगर वो है तो आप उसको जर्नल में जाकर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बता रहे हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको लेजर में क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन के बाद में आपको एक इन्होंने स्टेप मिस कर दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग, जिसमें आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद में आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाओगे, और फिर उसके बाद में कम्युनिकेट कर दोगे। कम्युनिकेट किससे को करना होता है, आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं। एक इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन होंगे, गवर्नमेंट, जो कि आपके टैक्स के पर्पज के लिए आपके अकाउंटिंग को देखेंगे। ठीक है, आपके क्रेडिटर्स, आपके इन्वेस्टर्स। इंटरनल कौन होंगे, आपके एम्प्लॉयज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं ये। ठीक है, अब कह रहे हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग है सबसे पहला स्टेप। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एज एविडेंस बाई सम डॉक्यूमेंट। आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए एविडेंस में। आपने आकर मुझसे कह दिया मैंने 100 रुपए का कुछ खरीदा, तो मैं कैसे मान लूं खरीदा नहीं खरीदा, उसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट क्या होगा ऐसे केस में, कि आप सेल की इनवॉइस दिखा दो, आप खरीद के लाए उसका बिल दिखा दो। ठीक है, आपने कहा मैं सर ट्रेन से गया था आपके बिजनेस के काम से, अब मैं कैसे मान लूं आप ट्रेन से गए थे, आप मुझे ट्रेन का टिकट दिखा दो, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। वही ये कह रहे हैं, जितने भी आपके खर्चे हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उसका आपके पास ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, पासबुक, सैलरी स्लिप, etc. आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज डन इन ए बुक कॉल्ड जर्नल। आपके पास एक ट्रांजैक्शन हुआ और आपको उसका सबसे पहले आप क्या मांगोगे कि इसका एविडेंस दो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जब आपको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आपको क्या लेना होगा, उसको रिकॉर्ड कर लेना है एक बुक में, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ठीक है, उसके बाद में आते हैं क्लासीफाइंग पे।
क्लासिफिकेशन इज concerned with the systematic analysis of recorded data with a view to group transaction or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form. कह रहे हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। आपका जो भी रिकॉर्डेड डेटा है, कहाँ पर रिकॉर्ड किया था आपने, जर्नल में, उसका सिस्टमैटिक एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, क्यों करना है, ताकि आपके जो भी ट्रांजैक्शन या एंट्रीज एक ही नेचर की हैं उसको आप एक जगह पर लिख सको। ठीक है, जिसका आप अच्छे से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब सपोज करिए मिस्टर राम है, यहाँ पर राम को मैंने कुछ सामान बेचा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम 5,000 रुपये। फिर मैंने शाम आ गए, शाम को बेच दिया कुछ सामान 5,000 का ही। मोहन आए, मैंने मोहन को भी 2,000 रुपये का सामान बेच दिया। सोहन आ गए, मैंने सोहन को भी 5,000 का सामान बेच दिया। फिर से राम आ गए, मैंने इनको भी 1,000 रुपये का सामान दिया। फिर मोहन आया, मैंने इसको 5,000 रुपये का सामान दे दिया। फिर राज आ गए 2,000, सीमा 1,000, राम 2,000, सीमा 1,000, राम 1,000, मोहन 1,000, सोहन 5,000, राम 5,000। अब देखिए, अब मैंने तो ये एग्जांपल में कम एंट्रीज ली, हो सकता है आपके पास एक महीने का जो रिकॉर्ड होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एकदम से राम मेरे पास आ जाते हैं, अब मुझे ही जानना है कि भाई राम पे उधारी कितनी हो गई। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब मैं जर्नल लेके बैठा, अब मैं कर रहा हूँ 5,000 प्लस 1,000, 6,000, ये राम है 6 और 2 8,000 और एक 9,000, 9 5 14,000। अब मैंने ये टोटल किया। अब अभी तो ये कम एंट्री थी। अब सपोज करिए कि आपके पास एक महीने की जब एंट्री हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो क्लासिफिकेशन आपको क्या सिखाता है कि आपको क्या करना है, एक इनका अकाउंट खोल देना जिसपे आपको लिखना है राम अकाउंट, और इसमें आपको एक जगह पे इनकी सारी एंट्री लिख देनी डेट वाइज कि 1 अप्रैल को इन्होंने 5,000 का उधार लिया, फिर 2 अप्रैल को 4,000 का उधार लिया, फिर 3 अप्रैल को 5,000 का उधार लिया, 4 अप्रैल को 5,000 का उधार लिया, 6 अप्रैल को 10,000 का उधार लिया। उसके बीच में 11 अप्रैल को ये आए और मुझे 5,000 रुपये दे भी गए। अब मुझे जब देखना है कि मेरा कितना पैसा राम से लेना है, तो 5 4 9 5 14, 14 5 19 और 19 और 10 29, 29 माइनस 5 24,000। तो मुझे पता लग गया 24,000। ये वाला इजी था या ये वाला, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर बनाना। आपने देखा होगा, आप किराना शॉप पे भी कभी जाते होगा और उनसे बोलते हो कि भैया पैसे कल दे देंगे या परसों दे देंगे, तो वो एक कॉपी में आपका नाम लिख के पैसे लिख देते हैं ताकि वो भूले ना वो क्या कर रहे हैं, वो आपका लेजर मेंटेन कर रहे हैं। बट उनको ये बात नहीं पता है। उसके बाद में आता है हमारा स्टेप समराइजिंग। इट इज द कंसर्न विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा कौन सा, जो हमने लेजर बनाए थे। भाई लेजर हमने बनाए, ये जो लेजर बनाए हैं, अब इसकी समरी हमें बनानी है। ठीक है, यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इसलिए बनाते हैं ताकि वो यूजफुल हो पाए इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। दिस प्रोसेस लीड टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, ये तीनों कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और एक हमारा स्टेटमेंट और बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है इस तरह से, 2 कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसमें हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, मान लो ये राम का अकाउंट है,
अब राम को मैंने उधार दिया, मतलब मेरा डेटर, और डेटर का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, तो इसके ये जो 24,000 रुपये निकल रहा है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ऐसे ही कोई क्रेडिटर है, मान लो मोहन, मोहन क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारे कौन होता है, जिससे हम उधार खरीदते हैं, हमारा लेनदार, तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मान लो उसका 5,000 रुपये बैलेंस है। तो ऐसे ही हम लोग सारे बैलेंसेस को लिख देंगे डेबिट क्रेडिट में। लास्ट में अगर हमारा ये मैच हो जाता है, मान लो ये 1 लाख रुपए आ रहा है और क्रेडिट भी 1 लाख रुपए आ रहा है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, उसको ठीक कर लो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस क्या बोलता है, द टर्म एनालिसिस मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो हमने 3-4 चीजें बनाई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल आइटम रिलेटेड टू फिक्स असेट आर पुट वन प्लेस। भाई फिक्स असेट में जितने भी आइटम आते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे फिक्स असेट्स क्या होते हैं, उन सबको एक जगह पे रख दो। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको एक जगह पे रख दो, जितने भी करंट असेट्स हैं उनको एक जगह पे रख दो। ठीक है, इट इज कंसर्न विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इट इज प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर इंटरप्रिटेशन। भाई क्योंकि ऐसा होता है, हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उनको हमें 3 स्टेटमेंट्स में ले जाना होता है। एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पीएल अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। तो हमें ये क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज हम ट्रेडिंग में ले जाएं, कौन सी पीएल में ले जाएं, कौन सी बैलेंस शीट में ले जाएं, इसलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब इनके क्या क्या बेसिस हैं, कैसे ले जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में आता है इंटरप्रीटिंग। दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बिल्कुल फाइनल फंक्शन है ये। इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग डेटा। इंटरप्रीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखकर, समझकर, पढ़कर उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका एक्सप्लेनेशन बनाना, इसमें क्या बताया गया है उसी को तो बोलते हैं इंटरप्रीट करना। लॉ को इंटरप्रीट किया, कोई लॉ मेकर कुछ लिख के गए, उसको हम लोग पढ़ा और समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो एनालिसिस करके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, वो वेल्थ दिखाना चाहते हैं, वो आपका लॉस दिखाना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको हम समझने की जो प्रक्रिया, उसको हम लोग इंटरप्रीटिंग कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर टू इनेबल देम टू मेक डिसीजन। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, आपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उनको इंटरप्रीट किया और उनकी इंफॉर्मेशन जो भी एंड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आप प्रोवाइड कर दो, जिससे कि वो डिसीजन ले पाए। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इन्वेस्टर का। अब इन्वेस्टर को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी के, उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तब तक वो डिसीजन कैसे लेगा। अगर लॉस भी है तो उसकी असेट कैसी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, ये सब कुछ वो पता लगाएगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन्वेस्टर क्या होता है, एंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको हमें ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देनी है। उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने का ऑब्जेक्टिव है सबसे मेन अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपने इतने सारे ट्रांजैक्शन कर लिए, उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट और लॉस भी तो कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग करके। एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है,
क्यों हो रहे हैं उसका रीजन हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। हमें लॉस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसका रीजन भी हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा। सपोज करो मेरे पास ये पीएल है, मेरा यहाँ पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मेरी सेल है 10,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए मेरे सारे खर्चे हो तो 5,000 रुपए ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो सैलरी का खर्चा है वो बहुत कम है, 500 रुपए, इसलिए मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। मेरे ही जैसा एक बिजनेस है, उसकी सेल भी 10,000 है, उसका खर्चा 5,000 रुपए है, सॉरी 4,500 रुपए है जैसे मेरा है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो 1,500 रुपए है, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,000 रुपए हो रहा है। इसका मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है? सैलरी की वजह से। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने अकाउंटिंग की थी। अब ये कैसे पता लगाएगा? मान लो एक और तीसरा बिजनेस है, उसका भी सब कुछ सेम है और उसकी जो सैलरी है वो 6,500 रुपए, तो उसको लॉस हो रहा है। उसको लॉस पता लग जाएगा क्योंकि मेरी सैलरी में ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, तो रीज़न भी हमें इससे पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो भी हम अकाउंटिंग करके पता लगा लेते हैं, ठीक है। टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। अब हम लोग ये भी देखते, जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा प्रॉफिट हर साल में कितना है, सेल हर साल में कितना है, तो हम लोग देख लेंगे कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। हमने पिछले साल 10 लाख का माल बेचा था तो इस लाख 10 लाख का बेचा इस साल, या 5 लाख का बेचा, या हमने 20 लाख का बेच दिया 15 लाख का, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से ही पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट, डिटेक्ट मतलब पकड़ लेना। एरर एंड फ्रॉड, कुछ अगर एरर या फ्रॉड हमारे बिजनेस में हो रहे हैं तो पहले तो हम उनको डिटेक्ट मतलब उनको जांच लेंगे, पकड़ लेंगे कि ये हमारे फ्रॉड या एरर्स हो रहे हैं, उसको हम उसके बाद में उस पर कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगा देंगे कि हम उसको प्रिवेंट मतलब रोक पाए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज होता हमारी, उनको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। आई होप इतना आप लोगों की समझ में आ गया। कुछ भी अगर आपकी समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप हमारे ऑफिस वाले नंबर पे, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो। अब फंक्शन क्या क्या है? मीजरमेंट, उसके बाद में फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग मीजर्स past performance of the business entity and depicts its current financial position। अकाउंटिंग से क्या होता है? आपकी पास्ट जो भी परफॉर्मेंस रही है बिजनेस की वो आपको पता लग जाती है, आप उसको मीजर कर सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस थी। फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग हेल्प इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज यूजिंग द पास्ट डेटा। आपने पास्ट डेटा निकाला और उसकी मदद से आप फोरकास्ट कर लोगे कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा आगे चल के, फ्यूचर में उसकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। सपोज करो हम लोग कैसे देखते हैं कि मैंने 2017 में 10 लाख की सेल करी, फिर 15 लाख की करी, 17-18 में, 19 में 20 की, 20 में 25 की, फिर 30 की, फिर 35 की, 40 की। अब मुझे दिख रहा है हर साल मेरा 5 लाख बढ़ रहा है, तो मैं अगले साल भी यही सपोज करूंगा, 5 लाख और बढ़ जाएगा। फ्यूचर की एस्टिमेशन ले ली, मतलब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करके फोरकास्टिंग को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट। भाई अकाउंट जितने लोगों के यूजर्स हैं, इन्वेस्टर वगैरह, गवर्नमेंट, उन सबको अकाउंटिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि वो अपने डिसीजन ले सकें। उसके बाद में कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, अकाउंटिंग एसेस परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन टू टारगेट एंड डिस्क्लोजेस information regarding accounting policies and contingent liability which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial result। अब क्या होता है? आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको जो टारगेट दिया था, ठीक है, टारगेट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। सपोज करो मेरा टारगेट था, भाई जरूरी नहीं कि आपको कोई टारगेट दे। एज अ बिजनेस ओनर मैं देखता हूँ कि यार मुझे इस बार 50 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है, मुझे 50 लाख का प्रॉफिट करना है। ये मैंने क्या देखा? 50 लाख का प्रॉफिट टारगेट। अब मैंने अकाउंटिंग करके अपना प्रॉफिट निकाला, एक्चुअल में वो आया मेरा मान लो 40 लाख रुपए एक्चुअल प्रॉफिट। तो अब मैं क्या करूंगा? ये कंपैरिजन कर तो लिया मैंने कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे टारगेट को अचीव कर पाई या नहीं कर पाई, तो नहीं कर पाई।
अब अगली साल हम और मेहनत करें, अगली साल हमने 60 लाख का सोचा था, हमने 80 लाख कर लिया, तो ये अचीव कर ली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, आपके पास्ट एफर्ट्स की वजह से या एक्शंस की वजह से फ्यूचर में आप पे कोई लाइबिलिटी अचानक से अराइज हो सकती है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। सपोज करो मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है और अगर मैं वो केस हार गया तो मेरे पे पेनल्टी लग जाएगी 10 लाख रुपए की, तो ये क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जब वो मैं केस हार जाऊंगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। कंट्रोल, अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस of the operational system and provide feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weaknesses। ऑपरेशनल सिस्टम में आपकी कितनी वीकनेस है, कितना कमजोर है, वो आपको निकाल के देता है और उसकी फीडबैक भी बताता है कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, इसका लास्ट टॉपिक यही है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है टैक्सेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द एंटिटी एज वेल इन कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब क्या है, सरकार का सपोज करो जो टैक्स है वो कंपनीज के ऊपर 30% है, आपने जो भी कमाया प्रॉफिट उस पर 30% टैक्स दे दो। अब कंपनी क्या करना चाहेगी, अपना प्रॉफिट कम दिखाना चाहेगी कि भाई मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख का 30% 3 लाख टैक्स दे दो, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ था 50 लाख का, तो उसको टैक्स तो देना था 15 लाख रुपए, लेकिन उसने 3 लाख रुपए दे के छुटकारा कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा सही बोल रहा है या गलत, तो इसलिए भी अकाउंटिंग करवाई जाती है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले एक इनपुट होगा, ठीक है, फिर आपको देखना है कि वो इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। अगर ट्रांजैक्शन है तो आप उसको अकाउंटिंग साइकिल में ले जाओगे। अकाउंटिंग साइकिल में आप क्या क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करोगे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे और फाइनल अकाउंट बना लोगे। उसके बाद में आपका ये जो फाइनल अकाउंट है उसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से आउटपुट। अब आउटपुट का आप क्या करोगे, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट कर दोगे जिससे कि वो अपने डिसीजंस ले पाए। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, ये पहले इंटरनल में क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स और ऑफिसर्स। मैंने एम्प्लॉय बोल दिया था, गलती से बोल दिया था, एम्प्लॉय नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, आपकी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें डायरेक्टर्स हमें अपॉइंट करने होते हैं, तो जितने कलेक्टिवली जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पार्टनर्स कौन है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं, ऑफिसर और मैनेजर्स, तो आपको पता ही है। एक्सटर्नल यूजर कौन है, सबसे पहले आपके इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे आपके कस्टमर जो आपसे माल खरीदते हैं, तीसरे आपके सप्लायर जो आपको माल सप्लाई करते हैं, तीसरे और फोर्थ आपके कौन होगा, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये लोग भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं, कभी कभी आपसे मांग लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सम पीपल मिस्टेक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग टू बी सिनोनियम टर्म्स। ये दोनों सिनोनियम नहीं है, एक दूसरे की ही नहीं है, एक ही चीज नहीं है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बट इन फैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों चीजें अलग अलग है। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट, अकाउंटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। इट कॉल्स फॉर गैदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्टेन फ्रॉम बुक कीपिंग एंड एन एबिलिटी टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग से डेटा लेता है और उस पर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, ये समझ लो आप। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज वाइल अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। बुक कीपिंग में क्या होता है, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हो, और अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप समराइजिंग करते हो, ठीक है। बुक कीपिंग प्रोवाइड नेसेसरी डेटा फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंड्स। वो कह रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या करता है, अकाउंटिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करता है, और अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट भी जब होती है जब आपका बुक कीपिंग एंड होगा। मान लो ये बुक कीपिंग एंड हो रहा है तो यहाँ से अकाउंटिंग शुरू होगी, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। It is a process concerned with recording of transaction
बुक कीपिंग इंक्लूड IMRC, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद में मेजर कर लो, फिर रिकॉर्ड कर लो और क्लासीफाई कर लो। सबसे पहले देखो कि वो इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, उसको मेजरमेंट कर लो, उसके बाद में उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दो और कैश बुक में लेजर में क्लासीफाई कर लो। इट इज ए प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो हम सिर्फ लेजर तक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, लेजर के बाद में आप समराइजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, एनालिसिस करोगे और कम्युनिकेशन भी करोगे, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करोगे। मतलब आप जब जर्नल एंट्री करते हो और उसको लेजर में पोस्ट करते हो तो ये काम क्या होता है, बुक कीपिंग का होता है। उसके बाद में जब आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उसकी एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे और यूजर्स को बताओगे, उन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं करोगे तो ये आगे का करोगे कैसे, तो ये सेकेंडरी है। अकाउंटिंग इज एनालिटिकल एंड डायनामिक, बुक कीपिंग रूटीन एंड क्रिटिकल इन नेचर। भाई रूटीन का काम है, रोज जर्नल एंट्री करो और लेजर में पोस्टिंग करो, ठीक है, क्लैरिकल काम है। लेकिन अकाउंटिंग के एनालिटिकल और डायनामिक है, उसमें आपको चीज़ों को सही से देखना पड़ता है कि कौन सी कहाँ जानी है, पीएल में ले जाए, ट्रायल बैलेंस में ले जाए, पीएल में ले जाए या ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाए, बैलेंस शीट में ले जाए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड। अगर बुक कीपिंग का सिर्फ आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास सिर्फ लेजर है, तो उससे आप कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते, बट डेटा ही नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड होता है उसमें सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, उसको देखकर आप डिसीजन ले सकते हो। बुक कीपिंग फंक्शन परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, ठीक है, नो स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। भाई जो जूनियर स्टाफ होता है उसको आपने जर्नल एंट्री करना सिखा दी, वो करता जा रहा है और लेजर में पोस्टिंग करता जा रहा है। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, सीनियर स्टाफ करता है और हायर लेवल ऑफ नॉलेज भी इसमें चाहिए होती है। अब आपको यही नहीं पता है कि आपका खर्चा पीएल में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, तो आप करोगे कैसे, तो उसमें आपको नॉलेज भी चाहिए और सीनियर लेवल वाले करते हैं, इसलिए इसको। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड। भाई बुक कीपिंग में आपने बनाया ही क्या, लेजर तक तो बनाया ही, तो उससे आप फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकालोगे। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलती है, बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट बनती है अकाउंटिंग से, तो आप वहां से निकाल लोगे। अब आपका ये लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, तो अकाउंटिंग की अपनी टर्मिनोलॉजी अलग से है, वो हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला इन्होंने बताया प्रोप्राइटर या ओनर, द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस एंड बियर रिस्क ऑफ द बिजनेस इज द प्रोप्राइटर। भाई मैं हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो बिजनेस चला नहीं चला उसका रिस्क कौन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें जितना भी पैसा लगा वो मैंने डाला, तो मैं कौन हो गया, प्रोप्राइटर या ओनर हो गया। कैपिटल, कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और असेट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल क्या होता है, मैंने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया, पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या है, कैपिटल है। मैंने पैसा भी लगाया और मैं घर से अपने कंप्यूटर ले गया, वो कंप्यूटर भी कैपिटल है। मैं अपने घर से एक सोफा पुराना ले गया, फर्नीचर पुराना ले गया, वो भी कैपिटल है। मैं एक टीवी ले आया घर से पुरानी, वो भी कैपिटल है। मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी लगाता है अपने पास से लाके, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है, अब मैंने जब कुछ लगाया तो मैं कुछ पैसा बिजनेस से बाहर भी तो ले जाऊंगा। मैं बिजनेस से पैसा ले गया अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग है। मैं बिजनेस से कोई सामान ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग है। असेट, असेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। असेट में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। दो कैटेगरी में असेट को बांटा गया है। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। आपने उस चीज को, उस आइटम को, उस मशीन को, उस फर्नीचर को या कुछ भी उस असेट को इसलिए बिजनेस में रख रखा है कि आप उसको बिजनेस करने में यूज कर पाए, उसको बेचने के लिए नहीं रखा है आपने।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में कंप्यूटर लगाया जिससे आप बिलिंग करके देते हो, तो क्या वो कंप्यूटर आपने बेचने के लिए खरीदा? नहीं, आपने तो उसको बिलिंग करने के लिए करा। बिलिंग क्यों हो रही है? आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपके काम में आ रहा है, तो वो क्या है? आपका असेट है। आपने एक टेबल और कुर्सी खरीदी अपने बैठने के लिए कि आप बैठोगे कहाँ। आपने अपने कस्टमर को बैठाने के लिए कुछ चेयर्स खरीदी, तो ये क्या है? ये सारी चीजें असेट है, क्योंकि आपने बिजनेस को चलाने के लिए ये सब चीजें खरीद के रखी है, ना कि इनको बेचने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स, अब असेट्स भी दो तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड असेट्स होती है और फिक्स्ड असेट्स में भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं? असेट जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, चेयर, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, ये सब क्या होती हैं? आपकी टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं? आपका नाम है मार्केट में बहुत कि बाटा की हमें चप्पल लानी, तो बाटा की चप्पल क्या है? बाटा क्या है? एक नाम है, ब्रांड है, उसको बोलते हैं गुडविल। तो वो आपसे उसकी वजह से सेल तो बढ़ रही है। भाई नॉर्मल चप्पल 100 रुपए की है, बाटा की 500 की है, तो डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा। भाई अगर बाटा जैसी चप्पल नॉन ब्रांडेड लोगे तो आई थिंक 300 रुपए की मिल जाएगी। ये 200 रुपए किस बात के ले रहा है? अपने नाम के, बाटा के ले रहा है। तो ये जो 200 रुपए नाम के ले रहा है, ये बिजनेस क्यों आ रहा है? बिजनेस में तो यूज हो रहा है नाम, तो उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। वो हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल के बाद आपको उसका पैसा मिलेगा, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स को इन्होंने फर्दर डिफाइन किया। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, में फिजिकल होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, इट इज। इनटेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? जिसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिसको आप छू और देख नहीं सकते हो, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट। ये हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर जनरली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं करंट असेट। जैसे कैश तो हमेशा कैश है। बैंक, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो भी आप 1 साल के अंदर तो निकाल के ला ही सकते हो। स्टॉक, आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपके पास उसका स्टॉक पड़ा है, आप उसको 1 साल के अंदर तो बेच के पैसा ला ही सकते हो, तो ये क्या होगा? आपका करंट असेट। डेटर, आपने किसी को उधार में माल बेचा था, अब उससे पैसे लेने, तो 1 साल के अंदर तो आप आराम से ले ही लोगे, 1 साल से ज्यादा का कोई उधार नहीं दिया जाता है। एक होता है बिल रिसीवेबल, इसको आप स्टार मार्क कर लो, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स, इसको हम लोग थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली लाइबिलिटीज पे। अब देखिए लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज आर डेट ओन्ड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। इट इंक्लूड्स अमाउंट ओड टू सप्लायर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक और अदर्स। आपने किसी से पैसा उधार लिया, बिजनेस ओनर ने, आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है, आपने उधार में माल खरीदा हो सकता है बेचने के लिए, तो वो भी क्रेडिटर्स वाला पैसा भी आपका लाइबिलिटी ही कहलाता है। तो ये लाइबिलिटी दो तरह से डिफाइन की गई है, करंट लाइबिलिटीज और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटी है, कुछ ऐसे लोगों से आपने उधार लिया जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना जरूरी है, उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज पे। दीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन लॉन्ग टर्म, नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर। भाई आप 1 साल के बाद जब पेमेंट करोगे तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, आपने बैंक से लोन लिया, नॉर्मली 1 साल से ज्यादा में ही पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में कुछ कॉमन टर्म्स और हैं, जैसे रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द बिजनेस रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, दैट इज टोटल सेल्स, सर्विस प्रोवाइडेड, फीस ऑन। भाई मैंने 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है मेरा और 1000 प्रोडक्ट मैंने बेचे पूरे साल में या पूरे एक पीरियड में, तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल सेल मेरा कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो ये मेरा रेवेन्यू, यही मेरी टोटल सेल है। एक्सपेंसेस,
या इसमें एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, अब मैंने एक बच्चे से 5,000 रुपये लेता हूँ और मैंने पूरे साल में 1,000 बच्चे पढ़ा दिए, तो मेरा कितना हो गया, ये 50 लाख रुपए ये मेरी रेवेन्यू है, या ये मेरी टोटल फीस अर्न है, या सर्विस प्रोवाइडेड की फीस है। उसके बाद में आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज एन आउटफ्लो ऑफ मनी टू अनदर पर्सन टू पे फॉर एन आइटम और सर्विस और फॉर ए कैटेगरी ऑफ कॉस्ट। भाई आपने कोई खर्चा किया है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वही आपका एक्सपेंस है। आपने रेंट पे शॉप ली है तो उसका रेंट दोगे, खर्चा है। आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेपर, बुक्स, स्टेपलर, कार्ट्रिज, ठीक है, इंक डलवाई, ये सब क्या है, ये स्टेशनरी, ये भी खर्चा है। मतलब जो भी बिजनेस में आते हैं, चाय मंगा ली, खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा है। ये सब खर्चे होते हैं। इनकम रेफर्स टू नेट प्रॉफिट, जो आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है उसको इनकम बोलते हैं। सपोज करो आपने 100 रुपए का कुछ सामान बेचा, ये आप खरीद के लाए थे 80 रुपए का, इसमें आपने 5 रुपए खर्चा दिया लाने ले जाने का, 1 रुपये आपने सैलरी दी, 2 रुपये आपने और खर्चा किया, 3 रुपये आपने टैक्स दिया, 4 रुपये आपने और खर्चा किया, तो कितना बचा ये 13, 2 रुपये और खर्चा किया 15, तो आपको 5 रुपये ये नेट प्रॉफिट बचा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी इनकम हो गई। ये इनकम नहीं है 100 रुपये का बेचा तो 100 रुपये आपकी इनकम हो गई। 100 रुपये में 80 रुपये तो आप खरीद के ही लाए थे, वो लग गए, ठीक है। 5 रुपये खर्चा लग गया, 1 रुपये ये खर्चा, ये सब निकालने के बाद जो बचेगा इसको इनकम बोलेंगे। डेटर क्या होता है, जिसको आपने सामान बेचा है उससे आपको पैसा लेना है, वो आपका डेटर है। क्रेडिटर जिनसे आपने सामान खरीदा है और उनको पैसा देना है, वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। टर्नओवर क्या होता है, आपकी टोटल सेल, जो रेवेन्यू होता है वही आपका टर्नओवर होता है एक पीरियड का। मैंने आपको बोला कि 22-23 का टर्नओवर क्या है, तो मैं इसका मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक आपकी सेल कितनी हुई है टोटल। लाइव स्टॉक क्या होता है, जो भी डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, भाई अपने बिजनेस में रखवाली करने के लिए एक डॉगी खरीद लिया, तो वो क्या है आपके लिए लाइव स्टॉक है। आपने घोड़े खरीदे हैं क्योंकि आप घोड़े की रेस चलवाते हो, तो वो लाइव स्टॉक है। एंट्री, व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो उस रिकॉर्डिंग को एंट्री बोलते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, आपने किसी को उधार माल बेचा 10,000 रुपए का, सपोज करो आपने बेचा किसी मिस्टर एक्स को, उनसे अब आपको 10,000 रुपये लेने, लेकिन मिस्टर एक्स आपके 10,000 रुपये नहीं ले रहे हैं और एक दिन ऐसा है कि उन्होंने कह दिया ले पाओ तो ले लेना, इसका मतलब आपका पैसा तो डूब गया, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। इंसॉल्वेंट क्या बोलते हैं, ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। आप एक बिजनेस ओनर हो, आपने कहीं से उधारी ली, आपने कुछ माल उधार में खरीदा और अब आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप वो पैसा पे कर पाओ, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि बेच के आप उसका पैसा दे पाओ, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे, जिसको हम लोग दिवालिया भी बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट का उल्टा, जो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दोगे तो आपको फुल सपोर्ट हो जाएगा। ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और कुछ भी दिक्कत रहती तो आप व्हाट्सएप से मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको लगता है कि फर्दर इसमें कुछ और चीज़ें ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।